मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में कक्षा 12वीं इतिहास विषय के सभी छात्रों का स्वागत है। अब मैं लघुत्तरी प्रश्न चैप्टर नंबर 7 दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को लेने जा रहा हूं। देखिएगा इस वीडियो को जरूर, क्योंकि ये थोड़े कठिन प्रश्न होते हैं और इनके उत्तर भी लिखना मुश्किल होता है, याद नहीं रह पाते। इसलिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए याद करने में। विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक जीवन तथा व्यापार पर प्रकाश डालिए। विजयनगर साम्राज्य समृद्ध विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ का अधिकार के लिए उड़ीसा के गजपति शासकों और दक्कन के सुल्तानों से संघर्ष करता रहा। विजयनगर साम्राज्य को क्या चाहिए था? समृद्ध विदेशी व्यापार से लाभ और भूमि पर एकाधिकार चाहता था। इसके लिए उसने उड़ीसा के गजपति शासकों और दक्कन के सुल्तानों से संघर्ष करता रहा। कौन? विजयनगर साम्राज्य। चूँकि इस काल में युद्ध कला प्रभावी थी, अश्व सेना पर आधारित थी। युद्ध कला जो है अधिक प्रभावी अश्व सेना पर आधारित थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। माने अब घोड़ों की सेना ज़्यादा प्रभावी थी और प्रचलित थी। इस कारण इस प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए इन राज्यों ने अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात किया। ये महत्वपूर्ण आयात होता था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। शुरू के चरणों में व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुद्दीरई और चेट्टी कहा जाता था, क्योंकि ये व्यापारी जो अरब से आते थे घोड़े लेके, उनको कुद्दीरई या चेट्टी कहा जाता था, या घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। विनिमय माने लेन देन में भाग लेते थे, विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से पुर्तगाली इस व्यापार में शामिल हो गए। कौन? पुर्तगाली। 1498 से, कब? वास्को डी गामा के आने के बाद से किस में शामिल हो गए? इस व्यापार में। वो काय का व्यापार था? घोड़ों का व्यापार। और ये क्या कहलाते थे घोड़ों के व्यापारी? कुदिरई या चेट्टी। ये उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए तथा व्यापारिक एवं सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। ये पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। कौन? पुर्तगाल के लोग। उनकी बेहतर सामरिक शक्ति, विशेषतः बंदूक के प्रयोग ने उन्हें इस काल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाकर उभरने में सहायता की। तो ये जो पुर्तगाली थे, ये बेहतरीन सामरिक शक्ति रखते थे, और विशेषतः किसके कारण? बंदूक के कारण। बंदूक का प्रयोग लोग करने लगे थे, तो इनकी बेहतर सामरिक शक्ति बंदूक के कारण थी, जो इस काल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता मिली इनको। किसको? पुर्तगालियों को, बंदूक के कारण। फिर विजयनगर साम्राज्य अपने मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य में मसाले बहुत निर्यात होते थे साम्राज्य से। वस्त्रों, रत्नों का भी निर्यात होता था। इन रत्नों, वस्त्रों और मसालों के लिए प्रसिद्ध बाजार था, जहां व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक था, एक इज्जत का काम था। यहाँ की समृद्ध जनता विदेशी वस्तुओं, विशेषतः रत्नों और आभूषणों की मांग करती थी और व्यापार से प्राप्त राजस्व की समृद्धि में योगदान देता था। ये जो व्यापार था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो यहाँ बताया गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई। राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं रही है, अस्थिरता फैल गई। किसके बाद? कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद, जो 1529 में उनकी मृत्यु हुई। परिणाम स्वरूप राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया, पतन की ओर बढ़ गया, माने बिखरने लगा, है ना। विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पड़ोसी राज्यों से संघर्ष की नीति, ये नीति खराब थी उसके लिए। विजयनगर साम्राज्य सदैव अपने पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, बहमनी, बीजापुर, दक्कन आदि से संघर्ष करता रहा, जिसके कारण साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई थी। इन राज्यों से संघर्ष के कारण, किन पड़ोसी राज्यों से? एक तो उड़ीसा से बहुत लड़ी, बहमनी से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बीजापुर से और दक्कन के। उड़ीसा, बहमनी, बीजापुर और दक्कन के राज्यों से, इन पड़ोसी राज्यों से विजयनगर साम्राज्य हमेशा संघर्ष करता रहा, जिसके कारण साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई थी। पहला कारण था विजयनगर साम्राज्य के पतन का। दूसरा, निरंकुश व अयोग्य शासक। कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर के सभी शासक निरंकुश व अयोग्य थे।
निरंकुश भी थे, किसी की नहीं सुनते थे, और अयोग्य भी थे, जिनमें योग्यता नहीं थी। इनकी कमजोरी से आंतरिक संघर्ष फिर से बढ़ने लगे, राज्य के अंदर संघर्ष बढ़ने लगे, जिसके कारण साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा, उड़ीसा बीजापुर का आक्रमण। विजयनगर साम्राज्य के गृह युद्ध का लाभ उठाते हुए विजयनगर साम्राज्य में जब गृह युद्ध होने लगा, तो जो पहले इस विजयनगर साम्राज्य से परेशान थे, उड़ीसा और बीजापुर, उन्होंने देखा कि विजयनगर साम्राज्य में गृह युद्ध हो चुका है, इसका लाभ उठाते हैं। और उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति तथा बीजापुर के शासक ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। उड़ीसा के राजा तो हार गए, किंतु बीजापुर के शासक ने विजयनगर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। चलिए, सुल्तानों का एकीकरण। अहमदाबाद नहीं होना चाहिए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा जैसे मुस्लिम रियासतों के सुल्तानों ने कहाँ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे मुस्लिम रियासतों के सुल्तानों ने एकत्रित होकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इनकी सेना के समक्ष विजयनगर की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई और राक्षसी तांगड़ी या तालकोटा के युद्ध में उसे निर्णायक हार मिली, किसे? विजयनगर साम्राज्य को। तो इस कारण, इन सभी 4 कारणों से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के योगदान का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य का योगदान। विजयनगर साम्राज्य कई वर्षों तक दक्षिण भारत में धर्म, संस्कृति, साहित्य और कला का प्रमुख केंद्र था। इस साम्राज्य के योगदान को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। क्या बिंदु है? पहला, धर्म एवं संस्कृति। विजयनगर के सम्राट शैव यानी शिव को मानने वाले, शैव धर्मावलंबी थे, शिव को मानने वाले धर्मावलंबी थे, किंतु साम्राज्य में अन्य धर्मों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ऐसा नहीं केवल शैव को ही, अन्य धर्मों को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इस काल को हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। माने जो विजयनगर साम्राज्य का काल है, इसको हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अनेक प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति हुई। साहित्य। इस काल में माधवाचार्य ने वेदों का भाष्य लिखा कन्नड़ भाषा में। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालयद तथा विद्यारण्य ने सर्वदर्शन संग्रह की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 कवि थे। अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के, कन्नड़ के नहीं, सॉरी, तेलुगु भाषा के। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है। ये साहित्य तेलुगु में लिखा गया। स्थापत्य कला। विजयनगर के शासकों ने चोल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, फिर से सही करवाया। कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर के सामने बड़े मंडप तथा मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण करवाया। पूर्वी गोपुरम माने पूर्वी दरवाजे का, पूर्वी द्वार का, पूर्वी प्रवेश द्वार का। गोपुरम माने प्रवेश द्वार के, यहाँ का मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करने वाला द्वार गोपुरम कहलाता है साउथ इंडिया में। तो कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर के सामने बड़े मंडप का निर्माण करवाया तथा मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण करवाया। हजार राम मंदिर, विट्ठल मंदिर, लोटस यानी कमल महल इस काल के स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। इस काल के स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। आगे है, पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया? आपके अनुसार ये पद्धतियां विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक रही हैं? चलिए अब इसको पढ़ते हैं पूरे प्रश्न के उत्तर को। विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। सन 1565 में इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया, किंतु फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा और उन्होंने इसे हम्पी नाम दिया। विजयनगर साम्राज्य को हम्पी नाम दिया वहाँ के निवासियों ने, तुंगभद्रा और कृष्णा के दोआब के क्षेत्र के निवासियों ने। हम्पी के भग्नावशेषों का अध्ययन 2 शताब्दियों से जारी है, जिसके लिए कई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता रहा है। सर्वप्रथम हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कार्लिन
मैकेंजी द्वारा, कार्लिन मैकेंजी द्वारा या कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, जिन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। कालांतर में 1856 ईस्वी में फोटोग्राफरों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करना प्रारंभ किया। अलेक्जेंडर ग्रेनीलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। हम्पी की खोज में अभिलेखकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1836 ईस्वी से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। 1876 ईस्वी में J.A. फ्लीट द्वारा इस स्थल के मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है। सन 1902 में यहाँ जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। संरक्षण भी और सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिए गए। इस साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का भी प्रयोग किया। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे साहित्यों से मिलान कर इतिहास के पुनर्निर्माण का प्रयास किया। चलिए, और अब अगला जो इसका टॉपिक है, विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पुष्टि। ये सभी भग्नावशेष निश्चित रूप से विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा की गई जानकारी की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए कॉलिन मैकेंजी द्वारा निर्मित सर्वेक्षण मानचित्र विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जानकारियों पर आधारित था। विभिन्न इतिहासकारों का यह मानना है कि विजयनगर स्थान का चुनाव वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित होकर ही किया गया था। यहाँ प्रचलित धार्मिक मान्यता आज भी इतिहासकारों को विजयनगर साम्राज्य की स्थिति की जानकारी प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी जल की ज़रूरतों को, पानी की ज़रूरतों को किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। तुंगभद्रा नदी एक प्राकृतिक कुंड बनाती है। यह नदी इस राज्य की उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है तथा इस नदी से निकलने वाली जल धाराओं पर बांध बनाकर यहाँ की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। इन जल धाराओं पर बने बांधों की सहायता से अलग अलग आकार के हौज बनाए गए थे। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलापुरम जलाशय कहा जाता है। इन हौजों के पानी से न केवल खेतों को सींचा जाता था, अपितु इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। इस काल में बनी जल संबंधी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक था हिरिया नहर, जो आज भी भग्नावशेष के बीच देखा जा सकता है। अब आगे लिखा है, हिरिया नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इस धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। सामान्य नगरवासियों के लिए जल के अन्य स्रोत कुएं, वर्षा पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय थे। अगला प्रश्न है, शहर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार के क्या फायदे और क्या नुकसान थे। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि विशाल एवं सुदूर किलेबंदी थी। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। किलेबंदी से खेतों को भी घेरा गया था। शहर के किलेबंद क्षेत्रों में खेतों को रखने के कई फायदे और नुकसान थे, जो निम्नानुसार थे। लाभ, मध्यकालीन घेराबंदियों का सबसे प्रमुख उद्देश्य साम्राज्य पर आक्रमण होने की स्थिति में प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर देना होता था, ताकि वे विवश होकर समर्पण के लिए बाध्य हो सकें। फिरता युद्ध की स्थिति में घेराबंदी
कई महीनों व वर्षों तक चल सकती थी। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए शासक किलेबंदी के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। इस प्रकार किलेबंदी के भीतर ही कृषि और अनाज के भंडार की सुविधा होने के कारण जनता को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता था। इस व्यवस्था के कारण खेतों में खड़ी फसलें शत्रु द्वारा विनाश किए जाने से बच जाती थी। विजयनगर शासकों द्वारा विकसित जल प्रणाली से किलेबंदी क्षेत्र में जल पहुंचता था, जिससे सिंचाई करना आसान हो जाता था। किलेबंद कृषि क्षेत्र पशुओं से सुरक्षित रहता था। हानि या नुकसान। कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्षेत्र में रखने की व्यवस्था बहुत महंगी थी। राज्य को इस पर ज़्यादा धनराशि व्यय करनी पड़ती थी। किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र होने पर घेराबंदी की स्थिति में बाहर रहने वाले किसानों के लिए खेतों में काम करना कठिन हो जाता था। घेराबंदी होने पर कृषि के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, यंत्र आदि बाहर से लाना कठिन हो जाता था। अतः यह स्थिति किसानों के लिए असुविधाजनक थी। अगला है, अपने विचार में महानवमी डिब्बा से संबद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशालकाय मंच था। एक स्टेज थी बहुत बड़ी, जहां अनेक राज के अनुष्ठान संपादित किए जाते थे। यह अनुष्ठान तथा इनका महत्व निम्नानुसार था। महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान प्रायः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी के नाम से जाना जाता था, महानवमी के अवसर पर संपादित किए जाते थे, जिनके माध्यम से राजा अपनी प्रतिष्ठा, ताकत तथा आधिपत्य का प्रदर्शन करते थे। राजा क्या करते थे? अपनी प्रतिष्ठा और वैल्यू, ताकत, आधिपत्य बताते थे। महानवमी के अवसर पर अनेक धर्मानुष्ठान जैसे मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि किए जाने के लिए ये किया जाता था, जिनका संभवतः धार्मिक महत्व था और जो राज्य की समृद्धि की कामना से संपादित कराए जाते थे। महानवमी डिब्बा में नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा के साथ ही नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राज्य और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट जैसे कार्यक्रम संपादित होते थे, जिनके गहन सांकेतिक महत्व होते थे। महानवमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था, जिसके माध्यम से वे अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर लाते थे। अतः यह अनुष्ठान राज्य के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे।